नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज केंचुली का भाग 2 प्रस्तुत है। उसका थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैं थोड़ा पहले से इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। पीहर के पेड़ पौधे, घर वालों का दुलार और सहेलियों का साथ छोड़कर इस पराई जगह आई। दिल में कितना उत्साह और हर्ष था, लेकिन एक ही झोंके में राम जाने कैसा झटका लगा कि अंतस के तमाम फूल मुरझा गए। नई कोंपलें अंदर ही अंदर जल गई। और अब इससे लेकिन सुंदर देह तो वैसी ही तंदुरुस्त थी, उसे तो कोई लकवा नहीं हुआ था। फिर तो वो ही गौर, वही गमाड़ी और वही माथा पच्ची, दूहना, पनघट, चूल्हा, झाड़ू बुहारू, चारा और गोबर, वही दूध और वही जामन, वे ही बासन और वही दही, वे ही बिलोमने, वही माखन, वही सेज और वे ही रलियाँ, वे ही गलियारे और वे ही गलियाँ। लेकिन दिल बिल्कुल बुझ गया था। अंगरलियों का आनंद कसैला हो गया था। ऐसा लगता था मानो कोई काठ का बिजूका उसकी लोथ को खूंद रहा हो। यदि लोथ की खुदमानी थी तो ब्याह, बेदी, हथलेवे का आडंबर क्यों रचाया गया? इस गंवाड़ी से में बंधाकर अंदर लेने का तमाशा क्यों किया? यदि ऐसे वक्त में भी पति हिफाजत नहीं कर सकता तो उसका हाथ थामकर पीछे क्यों आई? फिर लड़ाई, क्रोध, बदला और यह संवारी हुई मजबूत लाठी किस दिन के लिए है? ठाकुर है तो अपनी जगह है। राम जाने सेजों का महसूल लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसे बुजदिल भरतार किस काम के? फ़कत रोटी और कपड़ों के बदले तो यह गुलामी मंजूर नहीं की जा सकती थी। ऐसी घिनौनी गुजर बसर की खातिर तो 1000 रुपये, 1000 दूसरे रास्ते हैं। फिर गाजों बाजों के साथ इसका इतना उत्सव क्यों? दही बिलोहती लाछी के दिमाग में भी इसी तरह कोई अदीठ मथानी चमक रही थी। झरड़ मरड़ मक्खन की तरह राम जाने कैसा लौंदा बनेगा। लाछी का दिल पूरी तरह खट्टा हो गया था। उसे कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसके खातिर अब न तो चाँद में उजास रहा, न सूरज में और न तारों में। सूरज उगे तो उसकी मर्जी और न उगे तो उसकी मर्जी। लाछी को उससे कोई मतलब नहीं था। गौने के 1 महीने बाद ही लाछी के लिए कुदरत का सारा नज़ारा बदल गया। लोग दिखावे के लिए उसे मुस्कुराना भी पड़ता था, हंसना भी पड़ता था, लेकिन पहले वाली दूधिया आब वापस उसके होठों पर नहीं थिरकी। सहवास के लिए अब इनकार करने में भी उसे शर्म आती थी, लेकिन पति से उसका मन फिर कभी एक नहीं हो सका। और उधर कुहनी की मार के बाद ठाकुर को भी चैन नहीं था। अक्सर झुंझलाकर मर्जीदान कनवारिये से कहता, भोजा तेरी अक्ल भी जंग खा गई क्या? अभी तक कोई तदबीर नहीं जमी? भोजा आजिजी से हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मैंने तो पहले ही अर्ज की थी, यह बानगी न्यारी है। दूसरी औरतों की तरह इसकी सीधी समझ नहीं है। अगर बेर व निबौलियों की तरह गगन के तारे सुलभ होते तो कौन उन्हें छोड़ता? ऐसी वस्तुएं तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगती हैं अन्नदाता, लेकिन हाथ लगने के बाद उस आनंद की न तो सीमा है और न कोई अंत। उस सुख के बदले स्वर्ग का राज्य भी निछावर तो कम है। आप थोड़ा धैर्य रखें। अपने वश में रहते मैं कुछ भी कसर नहीं रखूँगा। ठाकुर एक गहरी आह भरकर बोला, यह तो मुझे पूरा भरोसा है रे। लेकिन गौर वाली उस मूर्छा के बाद भोजा उतना भरोसे लायक कनवारिया नहीं रहा। धीरे धीरे खुद ब खुद ही उसका दिल फिरने लगा। क्या गांव के स्वामी की इतनी ही बिसात की कोहनी के वार से ही मूर्छा आ गई? और मूर्छा टूटने के बाद भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ? जो डरता है उसे ठाकुर और देवता अधिक डराते हैं। डराने वालों से उलट डरते हैं। इस नई बात की रोशनी से भोजा के मन की रंगत बदल गई और हौले हौले सेजों की इस आढ़त से उसे नफरत होने लगी। कोई 100 हाथियों का पेट तो उसे भरना है नहीं। एक लछड़े व्यक्ति को ऐसा घिनौना काम शोभा नहीं देता। और लाछी के समान अप्सरा सी सुंदर गुजरी के लिए
तो यह आढ़त बिल्कुल ही रास नहीं आई। यदि यह कमनीय देह उसके हाथ लग जाए तो ऐसे 100 ठिकाने उसकी मुँह दिखाई में जाते हैं, और यदि यह मखनिया सिंगार उसके गले में बाहें डालकर झूमे तो बादशाहत भी उस सुख के आगे 7 बार पानी भरे। फिर रूप की दलाली तो उसे मरने के बाद भी जलील करेगी। संयोग की बात कि भोजा को एक बार ऐसा ही अचीता अवसर हाथ लगा। भोजा धनकिए के डाम का उस्ताद था। गुजर की एक भैंस धनकिए की बीमारी से ऐंठने लगी तो घबराया हुआ गुजर उसे हाथों हाथ बुला लाया। गुजर को तो बिरादरी की पंचायत में जाने की उतावली थी, इसलिए लाछी को अच्छी तरह समझाकर वो फौरन सफ़र के लिए चल पड़ा। बाड़े में खड़ा भोजा छटपटाती वो ऐंठती भैंस को सहला रहा था कि लाछी एक ठींगले में जगमगाते उपले लेकर आई। उपलों के बीच तपा हुआ हंसिया लाल सुर्ख हो रहा था। भोजा ने झट हंसिए की मूठ पकड़कर भैंस के पुट्ठे पर डाम जड़ दिया। चमड़ी से हल्का सा धुआं उठा। भैंस ने तड़प कर जल्दी जल्दी लातें फेंकी, फिर थोड़ी देर में आप ही उठ खड़ी हुई, मानो कोई अचूक जादू हुआ हो। पैर के अंगूठे से धूल कुरेदती लाछी बोली, समय पर डाम लग गया तो भैंस की जान बच गई, वरना तड़प तड़प कर मरती। इतनी बात सुनने पर भोजा कब चूकने वाला था, तुरंत जवाब दिया, इस भैंस की तरह मेरी जान भी तेरे हाथ में है। इच्छा हो तो मार, इच्छा हो तो तार। लाछी के कानों को एक बारगी यकीन नहीं हुआ कि गौर वाले उस हादसे के बावजूद किसी के मुंह से ऐसे बोल निकल सकते हैं। जब उसने गांव के स्वामी को भी नहीं बख्शा, तब एक नाचीज कनवारिये की क्या बिसात। ठाकुर को तो फ़कत मूर्छा ही आई थी, उससे आधा झटका लगने पर ही इसका तो कचूमन निकल जाएगा। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी उसके हौसले ने किसी प्रकार का अंकुश नहीं माना। लाछी ने आँख वाँक होकर भोजा को की तरफ देखा, मुस्कुराहट को दबाते बोली, उस दिन की बात भूल गए? भूला नहीं हूँ, तभी तो मेरी हिम्मत हुई तुम्हारे हाथों मर जाऊँ तो निजात पाऊँ। सूरज के उजास में अभागों का भी हिस्सा होता है। अब तुम्हारे रूप में क्या मेरी इतनी भी शिरकत नहीं है? लाछी नीची नज़र किए वापस धूल कुरेदने लगी। अगर पति की ताकत का पैंदा नहीं उघड़ता तो आज ये बोल सुनने पर वह भोजा की आंतें निकाल लेती, लेकिन पति की सीख सुनने के बाद लाछी का वो स्वरूप ही बदल गया था। इंसान के अंदर कई गिरगिट छुपे रहते हैं, कब क्या रंग बदले उसे खुद भी पता नहीं चलता। उसके अंतस में कई बातों के बवंडर उठने लगे। हो सकता है ठाकुर वाली बात सुनकर पति को ताव न आया हो, पर शायद आँखों से रूबरू देखकर उसका ज़मीर करवट बदले। पति की अंतिम परख या असली पहचान के बहाने उसकी अच्छी तरह आजमाइश तो कर लें। गुजर परसों वापस आएगा। लाछी पीठ घुमाकर बोली, तरसों दिन ढलने पर बाड़े में आ जाना। भोजे को इतना सब्र कहाँ। आज तो उसकी हथेली में चांद उगा था। आतुरता से बोला, सांप के कांटे का इतवार कब आए? आज क्यों नहीं? ऐसा मुहूर्त तो पंचांग देखने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पंचांग में 3 दिन का मुहूर्त नहीं है। यह बात कहकर लाछी तुरंत वहाँ से चल पड़ी। लेकिन मेरे पंचांग में 3 दिन तक मुहूर्त नहीं है। यह बात कहकर लाछी तुरंत वहाँ से चल पड़ी। भोजा भी पीछे का पीछे लपका, कहने लगा, लाछी मेरे धनकिए का डाम तेरे हाथ है। अगर आज वक्त पर डाम नहीं लगा तो मेरे प्राण हरगिज नहीं बचेंगे। लाछी पीठ घुमाकर बोली, आज नहीं तरसों शाम को बाड़े में। भोजा कुछ आगे कहने वाला था कि लाछी की सांस आती दिखाई दी। मजबूरन सब्र करना पड़ा। सांस के करीब आते ही बोला, माँ जी डाम देते ही भैंस तो एकदम ठीक हो गई। माँ जी के दिल को तसल्ली हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे हाथ का तो मुझे पूरा भरोसा था। मुँह तो मीठा करके जाओ। गढ़ की राह तेज कदमों से चलते हुए भोजा ने कहा, अब मीठा मुँह तो भाई के आने पर ही करूँगा।
सास मुस्कुराती हुई लाछी के पास आकर कहने लगी, कितना भला और सीधा कनवारिया है। अपने घर पर तो इसकी शुरू से ही शुभ दृष्टि है। ठाकुरों की आंखें और उनके कान तो कनवारिये होते हैं, वे उनके चलाए ही चलते हैं। घर आने पर ठीक से आवभगत किया कर, दूध दही की मनुहार किया कर। लाछी बात संवारते बोली, आपके रहते मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, ये काम तो बुजुर्गों के हैं। फिर भी समय पर गृहस्थी के गुर सीखने से फ़ायदा ही होगा। शाम को लाछी दूहने बैठी तो उसको ऐसा लगा गोया उसके आनंद का क्षीर सागर एकदम सूख गया हो। मन बहलाने की बहुत कोशिश की, पर जली हुई जड़ें वापस हरी नहीं हुई। उसके सोचने की दिशा ही बदल गई। आज कड़बंध वाली गाय को दूहने बैठी तो उसका मन खट्टा हो गया। वह गाय गर्दन घुमाकर खुद ही अपना दूध पी लेती थी। इस खातिर गले में कड़बंध फंसा रखा था। गृहस्थी के गुर इस तरह फ़ायदेमंद होते हैं। बछड़े को भी भरपेट दूध नहीं पिलाया जाता और बेचारे जानवर घास खाकर अमृत के समान दूध सौंपते हैं। राम जाने उस समय लाछी को क्या उल्टी सूझी कि उसने तगारी में आई चरी दूध डालकर गाय के सामने रख दिया। पहले तो गाय को यकीन ही नहीं हुआ। नज़र उठाकर लाछी की ओर देखा, फिर आप ही चसड़ चसड़ दूध पीने लगी। क्या इस गाय की तरह उसने भोजा पर भी ऐसी ही दया की है? नहीं नहीं, यह बात तो मर कर भी मुमकिन नहीं हो सकती। गृहस्थी की मर्यादा निभाना बहुत दूभर है। तब ठाकुर की छाती पर कोहनी का वार करने वाली लाछी ने खुद अपने मुंह से भोजा को बाड़े में आने का न्योता कैसे दिया? न्योते के बहाने क्या वह पति की सही पहचान करना चाहती थी, या पति की पहचान के भुलावे में वह सचमुच भोजा से सहवास करना चाहती है? गौर वाले गुस्से तले यह दया जाने कहाँ इतनी गहरी दबी हुई थी। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने पर भी यकायक विश्वास नहीं होता। क्या अपना मन अपनी ही आँखों के सामने इस तरह आँख मिचौली खेलता है? मन की तहों के भीतर कैसे कैसे गोरख धंधे उलझे रहते हैं। दूध में पली और दूध के बीच बड़ी हुई गुजरी के मन को की ऐसी लीला तो नहीं जानी थी। भोजा से हुई बातचीत को वापस याद करते ही उसका अंग अंग शर्म से सिमटने लगा। फिर बार बार अपने मन को समझाने लगी कि पति के असली चेहरे की पहचान की चाह अगर उसके दिल में नहीं होती तो सपने में भी वह पराये मर्द के सामने ऐसे बोल नहीं निकालती। अपने मन को अपने आप से छुपाना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। लाछी और भोजा के लिए उन 2 दिनों का समय तो एक जैसा ही था, पर उन दोनों के ख्याल एकदम जुदा थे। उन अलग अलग भावनाओं का भ्रम न उघड़े तभी बेहतर है। ज्यों त्यों करके मनचाही घड़ी की सांझ अवतरित हुई। लाछी ने पति के साथ चलने के लिए कहा तो उसने हैरत से पूछा, आज यह नई बात कैसे? पहले तो कभी साथ चलने को नहीं कहा। लाछी कुछ नाराज़गी से बोली, पहले मुझे तुम्हारे गांव के रंग ढंग मालूम नहीं थे, अब अकेली जाते डर लगता है। गुजर उसे ढाढ़स देते बोला, कुछ दिनों में धीरे धीरे आप ही डर मिट जाएगा। अपना मन वश में हो तो फिर कहीं कोई डर नहीं है, मगर तेरी मर्जी है तो चल, मेरी नहीं है। और उधर बाड़े में इंतज़ार कर रहे भोजे की अधीरता पल पल बढ़ती जा रही थी। दीवार के ऊपर से झांका तो लाछी के साथ गुजर भी आता दिखाई दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ, पर भोजा की अक्ल बहुत पैनी थी। तुरंत युक्ति सोच ली। ठाड़ के पास जाकर चुपचाप चारा उलट पुलट करने लगा। पीठ देखकर गुजर ने ठीक से नहीं पहचाना तो जोर से गरजा, कौन है? भोजा ने पलटकर वापस उतने ही जोर से जवाब दिया, यह तो मैं भोजा। गुजर की आंखें अभी भी हैरत से चढ़ी हुई थी। पूछा, इस वक्त यहाँ बाड़े में कैसे? भोजा, एक घर तो डायन भी छोड़ती है रे। भोजा मुस्कुराकर कहने लगा, डायन की बात तो डायन जाने, पर पहले
गढ़ की चाकरी, फिर भाईचारा। किसी ने ठाकुर साहब के कान भरे कि जानवरों को तू रोजाना दानों सहित ज्वार का चारा खिलाता है। ठाड़ तलाशने पर पता चला कि बात तो बिल्कुल सही है। तुझे कुछ तो ख्याल रखना था। अब तुम्हारे साथ मेरी भी खैर नहीं है। गुजर का दिल बैठने लगा, लेकिन तब भी भोजा पर उसे पूरा विश्वास था कि वो जैसे तैसे बात संभाल लेगा। नज़दीक आकर उसके सिर की तरफ हाथ करते कहने लगा, भोजा तेरे सिर की कसम, फ़कत कल ही राम निकला। मोतियों की मानिंद दाने पड़े सिट्टे देखे तो मेरी नीयत बिगड़ गई। मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। भोजा लांची को सुनाने की खातिर व्यंग से बोला, इज्जत तो तेरी मेरी साथ ही है, पर हुजूर को क्या जवाब दूंगा। आजकल उनकी तुझ पर कड़ी नज़र है। राम जाने क्या बात है। ओझा की तरफ देखते लाछी बोली, राम जाने या ना जाने तुम खुद तो जानते ही हो। गुजर को गुस्सा आ गया, डांटते बोला, तू बीच में बकबक मत कर। यह अच्छा हुआ कि मैं साथ आ गया, वरना तू तो फिर झगड़ा कर बैठती। हमारी बातें हम आप ही निबट लेंगे, तू दुहारी कर। औरतों को मर्दों के काम में बोलने की क्या ज़रूरत है। लाछी को तो अपने ज़रूरत का पूरा ध्यान था। फिर इस बेसिर पैर की बहस का क्या अंत। लेकिन तब भी भोजे ने मौके पर अक्ल तो खूब ही लड़ाई, रत्ती भर शक नहीं होने दिया। उसके मन की उथल पुथल तो अब वो ही जाने। लाछी ने दुहारी की, तब तक दोनों बातचीत करते रहे। भोजा ने के विश्वास दिलाने पर गुजर निश्चिंत हो गया कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगले दिन लाछी मुँह अंधेरे अकेले ही तालाब की ओर रवाना हुई तो राह में भोजा मिल गया। भोजा की तो जान पर बनी थी। इधर उधर देखकर बोला, लाछी यह किस जन्म का बदला लिया। गुजर को साथ लेकर क्यों आई। तुम्हारे भाई नहीं माने तो मैं क्या करती। मैं कंधे पर तो बिठा कर लाई नहीं थी। आजकल बात बात पर वहम करते हैं। तुमने होशियारी से काम नहीं लिया तो दोनों का मुंह काला होगा। आप ही अपनी तारीफ करते। भोजा बोला, मेरी बात तो तू छोड़, मौके पर ऐसी तरकीब लड़ाता हूँ कि मुझ पर कोई शक सुबह कर ही नहीं सकता। पर अब तो कोई नया जुगाड़ बिठा। लाछी फुसफुसाते बोली, मेरी न थोड़े ही है, पर तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो मैं क्या करूँ। रात के अंतिम पहर बछड़ों वाले बाड़े में आ जाना। शर्तिया, हाँ शर्तिया। इतना आश्वासन पाकर भोजा दूसरे मार्ग पर मुड़ गया और रोनक झुनक करती लाछी घड़ा उठाए अपने ध्यान में चलती रही। चोटी की फटकार के गढ़ के कंगूरे कांपने लगे। चोटी की फटकार से गढ़ के कंगूरे कांपने लगे। यह खेल तो अच्छा हाथ लगा। आखिर तो भोजा के अक्ल भी हार थकेगी। पति की वहम कभी न कभी तो फुफकारेगा ही। बांसों गहरे अनजाने पानी में उतर गई है तो अब पैंदे तक पहुंचकर ही दम लेगी। शाम को लाछी ने एक भैंस के सामने खली की तगारी रखी तो उसने सूंघा तक नहीं। शायद प्यासी हो। 4-5 डोलियां कुंडी में पानी डाला, पर भैंस ने पानी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। पीठ थपथपाकर पगहा खोला तो भैंस हुंकारती हुई भागी, कभी इधर तो कभी उधर। भैंस को ऋतु आ गई। लाछी ने गले की पूरी ताकत से हुरत करके भैंसे को आवाज़ दी। भैंसा तो मानो इसी आवाज़ में इंतज़ार में था। तोप से छूटे गोले की मानिंद भैंस के पीछे लपका। पाक साफ कुदरत न किसी की झिझक मानती है, न किसी की शर्म, और न उस पर रिवाजों के आडंबर का अंकुश ही है। पर इंसान अपने चारों ओर कितनी दीवारों, कितने पर्दों, कितने लिबासों, कितने घूंघटों, कितनी चोलियों और काजल बिंदियों के बीच जकड़ा हुआ है। 7 फेरों के बहाने और फ़कत एक ही मर्द का हाथ क्यों थामती है, और क्यों उस हाथ को थामना पड़ता है जिसके लिए सपने में भी उसकी रजामंदी नहीं होती। लाछी का जोबन किसी भी गुजर के घर घूंघट निकाल सकता था, फिर वो जोबन एक मर्द की बंदिश में क्यों जकड़ा रहे।
जिस बंदिश की मर्यादा में मर्द के हजारों स्वार्थ पूरे होते हैं। ठाकुर ठिकाने के अहलकारों और कनवारियों को कोई औरत कहीं तलक खुश रखे, कहाँ तलक खुश रखे। ज्यों त्यों करके जीना ही इंसान का धर्म बन गया है। घर गृहस्थी की गुजर बसर से बड़ी कोई नैतिकता नहीं रह गई है। इंसान के लिए यही इतिहास का दूध है, यही ज्ञान का दही और यही धर्म का मक्खन, बाकी सब छाछ और धोवन। पहले तो लाछी सफ़ेद सफ़ेद सब दूध ही जानती थी, पर अब दूध में भी उसे कालिख नज़र आने लगी। समझ समझ का फेर है, कैसी दुविधा में फंसी है। न रहे बनता है और न छोड़े बनता है। क्या ठाकुर के आतंक के सामने अर्धांगिनी के शील की कोई इज्जत नहीं है। लाछी के सिर में मानो अनगिनत ततैये भनभनाने लगे हों। जोड़ी का भरतार और खाती पीती गवाड़ी, फिर किस अदीठ सुख की खातिर उसका मन व्याकुल हो रहा था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात रहते वह चौंक कर उठ बैठी, पति को झिंझोड़ कर जगाया। बोली, तुम तो घोड़े बेचकर सोते हो, अब मैं देर सवेर कहीं भी अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ चलो। गुजर ने काफ़ी टाल मटोल की, पर लाछी नहीं मानी तो उसको साथ जाना ही पड़ा। कृष्ण पक्ष की एकादशी की हल्की चांदनी छाई हुई थी। भोजा तो घड़ी भर पहले ही आकर ठिकाने पर जम गया था। लाछी के इंतज़ार में आंखें पथराने लगी थीं कि इतने में उस बछोड़िए की ओर दो जने आते दिखाई दिए। एक तो लाछी और दूसरा गुजर। हरामजादा फिर साथ आ मरा। अब तो कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। अंदर घुसते ही लाछी को गोबर बीनते एक आदमी नजर आया। जोर से पूछा, कौन है? बेधड़क जवाब मिला, यह तो मैं भोजा। लाछी झुंझला कर कहने लगी, इस वक्त यहाँ क्या खोया हुआ ढूंढने आए हो? भोजा गोबर बीनते बीनते ही बोला, ठाकुरानी के आज एकादशी का उपवास है, तुलसी का थाला पवित्र करने के लिए बछिया का गोबर लेने आया हूँ। गुजर ने कहा, इस अदने काम के लिए तुमने तकलीफ़ क्यों उठाई? मुझे खबर कर देते तो मैं पहुँचा देता। मेरे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो झड़ जाएंगे? फिर तू तो जानता है कि ठाकुरानी जी मेरे अलावा किसी पर विश्वास ही नहीं करती। भोजा का जवाब सुनकर लाछी बेहद खुश हुई। अक्ल हो तो ऐसी क्या बात बनाई है। उसके बाद दोनों मित्र परस्पर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। गुजर ने पूछा कि ठाकुर साहब अब अधिक नाराज़ तो नहीं? भोजा ने गुमान से कहा कि उसके रहते कैसे नाराज़ हो सकते हैं। पति की नासमझी पर लाछी की अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, पर जबान से कुछ जाहिर नहीं किया। तड़के दही बिलोते लाछी को लगा कि उसका मन ठीक इसी तरह मथा जा रहा है। जो बिलोवने की हालत वही उसके मन की हालत। घर की सीमा में बंधी लाछी बेमन से सारे काम वक्त पर आप ही निपटा देती थी। भरी दोपहर तमाम जानवरों को लेकर वह तालाब के किनारे पहुंची। मौका देकर भोजा नज़दीक आया। लाछी मुंह फिराकर खड़ी हो गई। ढोर डांगरों के बीच राम जाने क्यों उसे इतनी शर्म महसूस हुई। ऐसा लगा कि वह अब कभी इन भोले जानवरों को अपना मुंह नहीं दिखा सकेगी। भोजा ने फिर सामने आकर कहा, लाछी आज का चक्कर फिर बेकार गया। चोटी के फुंदे को सहलाते लाछी बोली, तो मैं भी क्या करूं? तुम्हारे भाई के शक का इलाज तो मेरे पास नहीं है, पर मेरी बीमारी का इलाज तो तेरे पास है। तुम्हारी तकदीर का इलाज तो विधाता के पास भी नहीं है। दिन डूबने पर बागर में आ जाना, घास की सेज पर तुम्हारा इलाज करूँगी। भोजा हंसकर कहने लगा, आज चंद्र ग्रहण है, तुझे 7 पीढ़ियों का पुण्य एक साथ ही मिलेगा। देख, भूलना नहीं। यह भी कोई भूलने की बात है? अब ठहरने से क्या फ़ायदा। भोजा वापस गढ़ की ओर चल पड़ा। ठाकुर को तो बस एक ही रट लगी थी। भगवान के बदले वह लाछी के नाम की माला जपने लगा। बौखलाकर बार बार पूछता था, भोजा अभी तक कोई बात नहीं बनी रे? बन रही है अन्नदाता। तीतर बटेर का शिकार करना आसान है, पर शेर का शिकार मुश्किल है। कई दफ़ा जान से हाथ धोना पड़ता है, सो अलग से। आपकी जान अनमोल है। पूरी तसल्ली हुए बगैर आपको आगे कैसे करूं? एक मर्तबा भी भूल हो गई, सो अभी तक पछता रहा हूं। ठाकुर अपने वफादार कनवारिये पर बेहद खुश हुआ। उसके बाद भोजा घड़ी दिन रहते ही बागर में आकर मन के लड्डू खाने लगा। ये पचाओ,
की गलियां, यह ढूंगरियों की ओट और यह घास की सेज, यह लाछी की चोटी, ये अंगिया के बंद, ये उरोज, ये होठ, यह लहंगा और यह कि इतने में किसी के पैरों से चारा दबने की चरमराहट सुनाई दी। लगता है लाछी आ गई। पचाओं की गली से झांका। अरे इस बदजात गुजर ने तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अब अगर शक न हो तो अचरज की बात है। कहाँ तक बहाने बनाए, पर तरकीब निकालना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। पीठ घुमाकर चारे की गाड़ी में चुन चुन कर कुछ इकट्ठा करने लगा। दूर से ही गुजर की गरज सुनाई दी। कौन है? उसने मुंह घुमाकर उतने ही जोर से जवाब दिया, यह तो मैं भोजा। यहाँ बागर में क्या कर रहा है? आज चंद्र ग्रहण है, कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ। तू तो जानता ही है कि ठिकाने में ग्रहण के दिन पूरे एक गट्ठर की ज़रूरत होती है। कुछ की तो तू फिक्र ही मत कर, खूब इकट्ठा कर रखा है। मुझे कहता तो मैं ही पहुँचा देता। तू तो मेरी आदत जानता है, हाथों हाथ काम निपटाने का तो मज़ा ही और है। लाछी मन ही मन हंसी। भोजा की अक्ल तो चरखे की तरह घूमती है। तयशुदा बात का भी इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता। यह एक अहमक गुजर है कि दिखाने पर भी नहीं दिखता। 4 घड़ी रात ढले, चांद पूरा ग्रसित हो गया। काले तवे की नाई गोल। ग्रहण लगते ही तारों की रोशनी बढ़ गई। आज का यह ग्रहण तो दुनिया जानती है, पर लाछी के ग्रहण का किसी को कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद चांद के मुक्त होते ही वह गुजर की बाहों में बंध गई। और उधर भोजा कनवारिये की सेज भी सोनी नहीं थी। लाछी के लिए उसका मन तड़पता तो बहुत था, पर उसकी नज़र में हाथ लगी औरत ही सबसे अधिक सुंदर होती है। फ़कत लाछी के नाम को तरसने से क्या होता है? शरीर की जगह कामना से काम नहीं चल सकता। लाछी से हताश होने पर भोजा पर सहवास का पागलपन सवार हो जाता था। ठाकुर के वफादार कनवारिये के लिए किस बात की कमी? एक की जगह 2 हाजिर। और यूँ भोजा समझदार भी काफ़ी था। बाहों में कसी औरत को लाछी मानकर संतोष कर लेता था। अगर कोई इंसान उम्र भर एक ही हवा में सांस लेकर जीने का हठ करे तो उसका हठ पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन तालाब की एक चट्टान पर लाछी कपड़े धो रही थी कि सामने भोजा पर नज़र पड़ी। वो कुछ बोले उससे पहले ही लाछी कहने लगी, मुझे उलाहना देने की ज़रूरत नहीं, सारा कसूर तुम्हारे भाई का है। कोई बहाना बनाकर उन्हें कहीं बाहर भेज सकी तो तुम्हारी मुराद पूरी हो। वक्त पर चूक जाए तो इतने बरस भोजा की कनवार कैसे चलती? हाजिर जवाब तो था ही। तुरंत बोला, फ़कत मेरी मुराद ही पूरी होगी, तेरी नहीं। भोजा को चिढ़ाने के खातिर लाछी परिहास के सुर में बोली, मेरी मुराद तो हर रोज़ मंडी में पूरी होती ही है। तब मेरी फ़िक्र तुझे क्यों हो? मुझे तुम्हारी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही कहाँ है। फ़कत मेरे ही भरोसे होते तो फ़िक्र भी करती। तुम्हारी कौन सी कम चहेतियाँ हैं, पर कोई तेरे नख के बराबर भी तो नहीं। लाछी आज रात कोई जुगाड़ भिड़ा। लाछी कपड़े धोते धोते ही बोली, चांद उगने पर आखिरी वाले मीठे नीम पर छुप जाना। वहाँ एकदम सुनसान है, फिर अपनी तकदीर। लाछी की सांस आती दिखाई दी तो भोजा पानी पीने के लिए तालाब में घुस गया। जब सूरज, चांद और तारे भी आँख मिचौनी खेलते हैं, तब लाछी गुजरी को कैसी अड़चन। जितने दिन खेल चले उतना ही अच्छा। लाछी को यह दूसरा महीना उतरने लगा है। 9वें महीने उसकी कोख फलेगी। उधर कोख में पला बाल गोपाल अपनी बंद आँखें खोलेगा और उधर कहीं किसी इंसान की आँखें मुद जाएंगी। जीवन मरण के बहाने कुदरत भी युग युग से यह खेल खेलती आ रही है। एक पत्ता झड़ता है तो दूसरी खोपल फूटती है। यही आदि और अनंत खेल है। यौवन की लीला भी किसी से कम नहीं। इस धरती पर नित्य नया यौवन चढ़ता है और ढलता है। नित्य नए किरदार बदलते हैं, पर नाटक वही का वही। या तो गुजर का लाछी पर अटल विश्वास था, या उसका हृदय इतना निर्मल था
कि वो वहम जैसी ओछी भावना को अपने पास ही नहीं फटकने देता था, या कि घर के स्वार्थ में गुजर इतना अंधा था कि उसे दूसरा कुछ नज़र नहीं आता था। ठिकाने के कारिंदों पर वहम करने से कैसे काम चलेगा। धन्यवाद। आगे की कहानी जो है भाग 3 में आपको सुनना होगा। अभी मैं इसे यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।